दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और ये एक मोटिवेशनल कहानी है। और दोस्तों, कहानी जो है बहुत ही अच्छे मॉरल और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली एक कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नो पेन्स नो गेन्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखिए, पेन का मतलब होता है किसी तरह का कष्ट, दर्द, और गेन का मतलब होता है किसी भी तरह का फ़ायदा, किसी चीज़ की उपलब्धि। लेकिन ये जो लाइन है नो पेन्स नो गेन्स, ये एक फ्रेजल सेंटेंस है, एक तरह का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिना प्रयत्न या कि कह सकते हैं बिना कष्ट के लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें, और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस राजू वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, तब आपको वॉज का यूज़ करना होगा। और यदि आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का तब आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो राजू यहाँ पर सिंगल है, राजू के साथ वॉज का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, राजू वॉज प्लेइंग राजू खेल रहा था, इन द गार्डन बगीचे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस राजू वॉज प्लेइंग इन द गार्डन मतलब एक बार राजू बगीचे में खेल रहा था। ही सॉ दैट द बेरी प्लांट इन द गार्डन वॉज बियरिंग फ्रूट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म सॉ। तो क्या अर्थ हुआ? ही सॉ उसने देखा, दैट की द बेरी प्लांट। दोस्तों, बेरी प्लांट का मतलब होता है बेर का पेड़। एक बेर का जो पेड़ था इन द गार्डन बगीचे में, वॉज बियरिंग फ्रूट उस पर फल उग रहे थे। बियर का मतलब उगना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही सॉ दैट द बेरी प्लांट इन द गार्डन वॉज बियरिंग फ्रूट्स मतलब उसने देखा कि जो बेरी प्लांट है मतलब जो बेरी का पेड़ है बगीचे में उसमें फल लग रहे हैं। ही कैप्ट प्लेइंग बट वॉज सून अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बेरीज। ही कैप्ट प्लेइंग। दोस्तों, इस वाक्य में कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पास्ट में दिखाते हैं कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता रहा, जैसे वह खेलता रहा, वह दौड़ता रहा, वह नाचता रहा, वह कूदता रहा, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद कैप्ट का यूज़ किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ही कैप्ट प्लेइंग वह खेलता रहा, बट लेकिन वॉज सून अट्रैक्टेड। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना, लेकिन जल्दी ही वो आकर्षित हो गया टूवर्ड्स द बेरीज। टूवर्ड्स मतलब कि टूवर्ड्स द बेरीज मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का? कि वह खेलता रहा लेकिन जल्दी ही वह जो बेरीज थी मतलब जो वो फल था बेरी का, उसके प्रति वो आकर्षित हो गया, उसकी तरफ वो आकर्षित हो गया। द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू। दोस्तों, बुश को आप नोट कर लीजिए। बुश का मतलब होता है झाड़ी, जो कि एक नाउन है। द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू। और ये जो वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है। देखिए, पास्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? जब आप पास्ट में दिखाते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कुछ था तो इस तरह के
वाक्यों को पास्ट पॉजिटिव कहा जाता है जहाँ पर हैड का यूज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बुश, द बुश मतलब झाड़ी में, द बुश हैड मैनी थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब कांटे, टू मतलब भी, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकलेगा, द बुश हैड मैनी थॉर्न्स टू मतलब कि झाड़ी में बहुत सारे, मतलब झाड़ी में कई कांटे भी थे। ईच टाइम मतलब कि प्रत्येक बार, राजू पिक्ड अ बेरी, पिक मतलब उठाना, सेकंड पिक्ड, ईच टाइम राजू पिक्ड अ बेरी मतलब जितनी बार भी राजू ने एक बेरी मतलब एक जो फल था उसको उठाया, अ थॉर्न वुड प्रिक हिज टाइनी फिंगर्स, और प्रिक को नोट कर लीजिए, प्रिक मतलब चुभ जाना, तो क्या अर्थ हुआ, जब भी राजू ने एक बेरी उठाई, अ थॉर्न वुड प्रिक हिज टाइनी फिंगर्स, एक जो कांटा था वो उसकी टाइनी फिंगर्स मतलब छोटी उंगलियों में एक कांटा चुभ जाता। तो दोस्तों इस चीज़ से आप समझ ही गए होंगे, जितनी बार भी वो बच्चा कोशिश कर रहा था वहाँ से कुछ फल लेने की, उतनी बार वो कांटे उसको चुभ जा रहे थे। और आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो एक बगीचे में खेल रहा है। चलिए आगे देखिए, देन का मतलब होता है फिर, देन मतलब फिर, अ लार्ज थॉर्न, लार्ज मतलब बड़ा, थॉर्न मतलब कांटा, फिर एक बड़ा कांटा, पियर्स्ड हिज थंब, और दोस्तों थंब का मतलब होता है अंगूठा, और पियर्स का मतलब चुभ जाना, घुस जाना, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, देन फिर, अ लार्ज थॉर्न पियर्स्ड हिज थंब मतलब कि फिर एक बड़ा कांटा उसके अंगूठे में घुस गया, मतलब उसके एक अंगूठे में एक बड़ा कांटा घुस गया। राजू स्टार्टेड क्राइंग, दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तब हमें स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, वह खेलने लगा, वह जाने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, इस तरह के जो वाक्य आएंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड लगाना है और साथ में फोर्थ फॉर्म। राजू स्टार्टेड क्राइंग, क्राई मतलब रोना, और ये फोर्थ फॉर्म है, राजू स्टार्टेड क्राइंग, राजू रोने लगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा, आप एक सेंटेंस को नोट कर लीजिए और आप इसे बनाएं। स्टार्टेड वाला एक मैं आपको सेंटेंस दूंगा, आप इसको बनाएं और कमेंट में इसको शेयर करें। तो आप सेंटेंस को नोट कर लीजिए, वह नाचने लगा, आई रिपीट द सेंटेंस, वह नाचने लगा। चलिए आगे देखिए, राजू स्टार्टेड क्राइंग मतलब कि राजू रोने लगा। ही रैन टू हिज मदर इन द किचन, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। ही रैन टू हिज मदर इन द किचन मतलब वह अपनी माँ के पास, किचन मतलब कि रसोई में दौड़कर अपनी माँ के पास गया। आफ्टर हियरिंग हिम हिज मदर सेड, HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और फोर्थों में हियरिंग। दोस्तों यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप आफ्टर, बिफोर, विदाउट इस तरह के शब्दों का यूज़ करेंगे तो उनके बाद आपको फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। आफ्टर हियरिंग हिम, उसकी बात सुनने के बाद। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। राजू, टू अचीव समथिंग इन लाइफ देयर आर अदर थिंग्स दैट यू मे हैव टू लूज, क्या अर्थ हुआ, तो उन्होंने क्या कहा माने, राजू टू अचीव समथिंग। और देखिए यहाँ पर टू क्यों लगा, टू इसने लगा क्योंकि ये जो शब्द है अचीव, ये एक वर्ब है। अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना। तो उन्होंने क्या कहा, राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ मतलब कि राजू जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, देयर आर अदर थिंग्स, कुछ अन्य चीज़ें होती हैं, दैट यू मे हैव टू लूज़, जो आपको गंवानी पड़ सकती हैं। और दोस्तों मे हैव टू का यूज़ जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी भी तरह का फोर्स हो, साथ में उसमें वहाँ पर कोई डाउट की सिचुएशन भी हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं। आफ्टर हियरिंग हिज मदर सेड मतलब उसकी बात सुनने के बाद उसकी माँ ने कहा। राजू टू अचीव समथिंग इन लाइफ देयर आर अदर थिंग्स दैट यू मे हैव टू लूज़ मतलब कि राजू जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको गंवानी पड़ सकती हैं। इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स, इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स मतलब कांटों की चुभन को, प्रिक मतलब चुभन को महसूस करने के बाद भी। और दोस्तों मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था कि बिफोर, आफ्टर, विदाउट के बाद फोर्थ फॉर्म आती है, तो यहाँ भी फोर्थ फॉर्म है। तो उन्होंने क्या कहा, इवन आफ्टर फीलिंग द प्रिक ऑफ द थॉर्न्स मतलब कि कांटों की चुभन को महसूस करने के बाद भी, यू कुड गेट टू द जूसी बेरीज, आपको मतलब कि जो रसदार जो बेरीज हैं, फल हैं, वो आपको मिल पाए, मतलब वो आपको मिल सके। यू वर
कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और जैसे मैंने आपको बताया पास्ट कॉन्टिन्यूस में यदि सब्जेक्ट यू होगा तो यू के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। यू वर कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच ऑन गेटिंग द बेरीज, तो उन्होंने क्या कहा कि आप बहुत ज़्यादा या कह सकते हैं अत्यधिक ध्यान कर रहे थे, फोकस कर रहे थे किस चीज़ पर, ऑन गेटिंग बेरीज, जामुनों को, मतलब कि जो बेरीज हैं, जो बेरी के फल हैं उसको हासिल करने में आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इफ़ यू हैड ऑब्जर्व्ड द थॉर्न्स बिफोर, यदि आपने कांटों को पहले ध्यान दिया, ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, किसी चीज़ पर विशेष ध्यान देना, तो उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू हैड ऑब्जर्व द थॉर्न्स बिफोर, यदि आपने कांटों को पहले देख लिया होता, देन फिर यू कुड हैव हेल्ड द थॉर्न्स अवे विद वन हैंड एंड यूज द अदर हैंड टू पिक द बेरीज। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, यहाँ पर कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते थे होगा, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसके मतलब को भी समझ लीजिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया तो मतलब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देख लें कि उन्होंने क्या कहा कि यदि आपने कांटों को पहले देख लिया होता, देन फिर यू कुड हैव हेल्ड, और होल्ड का मतलब पकड़ना, ये थर्ड फॉर्म है। यू कुड हैव हेल्ड द थॉर्न्स अवे विद वन हैंड, मतलब आप कांटों को दूर करके अपने एक हाथ से पकड़ सकते थे, एंड यूज़ द अदर हैंड, और दूसरे हाथ को इस्तेमाल कर सकते थे, टू पिक द बेरीज, कांटों को उठाने में। तो उनकी माँ ने, उसकी बच्चे की माँ ने उसको क्या समझाया कि यदि आपने कांटों को पहले देख लिया होता तो आप एक हाथ से कांटों को एक तरफ करके पकड़ सकते थे, होल्ड कर सकते थे, और दूसरे हाथ का आप प्रयोग कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे बेरीज को, मतलब कि उन फलों को उठाने में। देन फिर द थॉर्न्स वुड नॉट हैव प्रिक्ड यू, फिर जो कांटे हैं वो आपको नहीं चुभे होते। राजू अंडरस्टूड, और ये अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। राजू अंडरस्टूड, राजू समझ गया, एंड वेंट टू पिक बेरीज अगेन, और फिर वो दोबारा से जामुनों को उठाने, मतलब उन जो बेरी फल था उसको उठाने वो चला गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा इसका मॉरल है। वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स टू अचीव इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो बात है बहुत ही अच्छी है और हम सभी के ऊपर लागू होती है। आप इसके मीनिंग को समझ लीजिए। वन हैज़ टू फेस मैनी हर्डल्स, मतलब कि बहुत सारी जो हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, उनका सामना करना पड़ता है, टू अचीव, हासिल करने के लिए, इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस, बहुत छोटी सफलताओं को हासिल करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बहुत छोटी सफलताओं को भी हासिल करने के लिए बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये जो कहानी है उसका यही संदेश है कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो ट्रांसलेशन के वीडियोज़ होते हैं वो मैं आपके लिए लाता हूँ और आप लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो दोस्तों मेरे इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।